हेलो फ्रेंड। मैं जसवंत कुमार स्वराज्य आईएएस में स्वागत करता हूं। इसके पहले के सेशन में हमने छत्तीसगढ़ की बजट के बारे में बात किया था, जो हाल ही में राज्य सरकार ने रखे हुए हैं। छत्तीसगढ़ का बजट जो है 3 मार्च 2025 को प्रस्तुत किया गया। वहाँ बजट जो है छत्तीसगढ़ लोकसभा की प्रारंभिक परीक्षा के लिए, चाहे मुख्य परीक्षा के लिए, बेहद महत्वपूर्ण होता है। विशेष रूप से यहाँ जो है मुख्य परीक्षा के संदर्भ में तो जो है बहुत विशेष महत्व रखता है। तो इसी दृष्टिकोण से जो है इसके पहले के लेक्चर में हालांकि मैंने जो है इस बजट के बारे में कुछ बुनियादी बातें, कुछ सामान्य जानकारी, किस प्रकार की बजट है, बजट क्या होता है, बजट में प्राप्ति और व्यय क्या होता है, इनके साथ साथ जो है इनके साथ साथ जो संविधान में जो है सरकार के कितने अकाउंट्स होते हैं, संचित निधि होती है, आकस्मिकता निधि होती है, लोक निधि होती है, और वैसे जो है इस बजट में एग्जैक्टली उनकी संरचना में जो है क्या क्या होता है। राजस्व बजट होता है, पूंजी बजट होता है। राजस्व बजट में राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय, पूंजी बजट में पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय, कुल मिलाकर के फाइनली क्या होता है, यही हमारा बजट होता है। यहाँ तो हो गए बहुत सामान्य बातें। अब उसके बाद हमने जो समझे थे कि इस बजट में राज्य की जो बजट है उसमें किस प्रकार का दृष्टिकोण है। तो दृष्टिकोण जो है जैसे अमृत काल 2047 के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार के द्वारा विकसित भारत का 2047 तक लक्ष्य रखा हुआ है। विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है उसके अनुरूप जो है राज्य सरकार के द्वारा विकसित छत्तीसगढ़ @2047 यहाँ लक्ष्य रखा गया है। मतलब 2047 तक छत्तीसगढ़ को जो है एक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ साथ अब यहां तो हुआ हमारा लक्ष्य। अब इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो है एक मार्गदर्शक के रूप में, एक प्रदर्शक के रूप में राज्य सरकार के द्वारा राज्य की जनता से मिलकर के उनकी जो है विचारों को समेकित करते हुए एक मार्गदर्शक, एक पथ प्रदर्शक मार्गदर्शिका का निर्माण किया है। छत्तीसगढ़ अंजोर विजन @2047। ये एग्जैक्टली अगर कहा जाए तो ये विकसित छत्तीसगढ़ जो लक्ष्य है, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो रणनीति वहां क्या है, छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047। अब यहां जो विजन है एक प्रकार से कह सकते हैं छत्तीसगढ़ के जो है विकसित बनाने के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट है। तो स्वाभाविक है इस डॉक्यूमेंट में जो है वो रणनीति होगा कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ को हमें विकसित बनाना है। इसके लिए इस विजन डॉक्यूमेंट में जो है जो मूल मंत्र है छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का, मूल मंत्र जो है वह है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये वो भावना है जिस भावना से या जिस मूल मंत्र से जो है छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाना है। स्वाभाविक है इस मूल मंत्र को जो है आत्मसात करते हुए हमने कुछ प्राथमिकताएं तय किए हैं, और वहां जो प्राथमिकताएं हैं वह है हमारी सतत विकास का, सामाजिक आर्थिक विकास के साथ साथ जो है पर्यावरण का भी संरक्षण, नवाचार का, इनोवेशन का, नवाचार का प्रयोग करके जो है सामाजिक आर्थिक विकास को गति देना, डिजिटल अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के जो स्वरूप है उनको टेक्नोलॉजी से डिजिटलाइज करना, जिससे जो है अर्थव्यवस्था जो है उनका आधार का विस्तार हो, नई नई जो है उसमें आर्थिक गतिविधियां जुड़े। इनके साथ साथ जो है उनके साथ साथ जो है जो प्राथमिकताएं हैं उन प्राथमिकताओं में इस अर्थ के लिए, इस अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, उनकी गति के लिए ऊर्जा, किस प्रकार की ऊर्जा, तो हरित ऊर्जा। तो इस प्रकार से जो है जो प्राथमिकताएं जो हमने जो निर्धारित किया हुआ है इस विकसित छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 में, जिनमें मूल मंत्र जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस भावना को ध्यान में रखते हुए हमने प्राथमिकताएं तय की है। तो ये जो हमारी प्राथमिकताएं हुई, अब इसी की प्राप्ति के लिए जो है, इसके प्राप्ति के लिए जो है छत्तीसगढ़ को विकसित बनाने के लिए इसकी रणनीति में जो है वो थीम आधारित लक्ष्य निर्धारित किए हुए हैं। इसके पहले के जो लेक्चर में मैंने जो है ऑलरेडी इन सबको डिस्कस किया हुआ है।
इन सबको डिस्कस किया हुआ है, जिसमें अग्रणी क्षेत्र में विकास का थीम, पिछले क्षेत्र में विकास का थीम, औद्योगिक क्षेत्र औद्योगिक विकास के लिए उद्योगों गढ़। ऐसे इस प्रकार से जो है क्या है हमारा ये थीम आधारित विकसित छत्तीसगढ़ है। इसके बाद के क्रम में जो है तो वो थीम क्या क्या, सुपर फूड शक्ति का थीम, स्थानीय उत्पाद वैश्विक पहचान का थीम, सुदृढ़ आधार उन्नत उद्योग का थीम, जुड़ता छत्तीसगढ़ बढ़ता छत्तीसगढ़ का थीम, प्रकृति से संस्कृति तक का थीम, प्राकृतिक औषधालय का थीम। तो ये एग्जैक्टली क्या हुआ कि अग्रणी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को विकसित बनाने के लिए किस किस थीम के बुनियाद के अंतर्गत हमें काम करने हैं, ये ऑलरेडी हमने समझे है पिछले के लेक्चर में। उसके बाद फिर जो है जैसे उस थीम के बेसिस पर जो है उस थीम के अनुरूप ये फिर विकसित छत्तीसगढ़ का जो विजन डॉक्यूमेंट है उसके अनुरूप जो है पिछले बजट में, पिछले बजट का मतलब मैं वर्ष 2024-25 की बजट की बात कर रहा हूं, उसमें राज्य सरकार के द्वारा जो है जब बजट प्रस्तुत किया था उस बजट का जो केंद्र बिंदु था वहां जो है इन 10 स्तंभों में से 10 आधार स्तंभों में जो केंद्र बिंदु था वहां था इनमें ज्ञान का। ज्ञान का मतलब यह हुआ जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता किसान और एन फॉर नाली अर्थात महिलाएं। तो स्वाभाविक रूप से जो है उसमें जो पूरी विकास का जो केंद्र बिंदु है बजट 2024-25 का, विकास का जो केंद्र बिंदु था वर्ष 2024-25 का वह क्या था, ज्ञान था। और उसी ज्ञान को जो है आधार बना करके जो है उसी ज्ञान को आधार बना करके जो है हमने उन विकास के लिए आर्थिक समृद्धि के लिए जो है हमने तकनीक और तकनीकी रिफॉर्म और सुशासन उनको आधार बनाया। इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ ज्ञान को उस लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसके लिए तकनीक, टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस मतलब गुड गवर्नेंस वहां क्या है एक पहिए के रूप में है जिससे अर्थव्यवस्था का विकास होगा। इसके साथ साथ ऐसी बहुत सी बातें, ये 10 मूल आधार स्तंभ थे जिसको ऑलरेडी मैंने जो है पहले के लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। अब इसके बाद ये तो हुआ 2024-25 की बातें, 2024-25 की बातें जिनमें इस प्रकार के हमने जो है 10 स्तंभ रखे थे। ठीक, अब स्वाभाविक है इसी लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए इसमें हमने जो 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 स्तंभ स्थापित किए उससे जो प्रगति हुई उसी प्रगति को हमें और आगे बढ़ाना है, उसी प्रगति को और जो है हमें तेजी लाना है, उनको और यदि हमें गति देना है तो स्वाभाविक रूप से जो है उसके लिए हमें वर्तमान जो छत्तीसगढ़ है उनकी वास्तविक स्थिति क्या है उनको समझने होंगे। हालांकि कल की लास्ट सेशन में मैंने इस पर फिर से लेक्चर दिया हुआ है। तो 2000 में छत्तीसगढ़ का सफर अगर देखे तो 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ सफर जो है कि 2000 में किस प्रकार का था, हमारी जीएसडीपी 21,000 करोड़ का था जो कहां तक पहुंच गया, करीब करीब 5 लाख करोड़ तक पहुंच गया। प्रति व्यक्ति आय जो है 2000 में केवल 10,000 मात्र हुआ करता था, जबकि वहां जो है 2025 में 1,62,870 रुपए तक पहुंच गया। वर्तमान जो स्थिति है छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की, जीएसडीपी अर्थात सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान कीमतों पर अगर देखे तो यह 5,67,880 तक पहुंच चुका है। जीएसडीपी की जो वृद्धि दर है वर्तमान कीमतों पर वहां जो है 11% है, जबकि जो है जो स्थिर भाव पर वहां 7.51% की वृद्धि है। ये तो हुई वर्तमान स्थिति। आगे जो है इस बजट का मतलब वर्ष 2025-26 के बजट में, वर्ष 2025-26 के बजट में इस छत्तीसगढ़ की आर्थिक समृद्धि दर का जो अनुमान संभावनाएं व्यक्त किया गया है कि जीएसडीपी जो है वर्तमान कीमतों में जो अभी जो है 5,67,880 है वहां 6,35,918 तक पहुंच जाएगा। इनके साथ साथ जो है जो जीडीपी का जो वृद्धि दर है वर्तमान कीमत पर जो है 12% को लक्षित किया गया है, जबकि इसके पिछले वर्ष मतलब 24-25 में कितना था, वहां 11% का लगभग औसत में रहा। तो इस प्रकार से ये एक्चुअल में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ की वर्तमान स्थिति और आगे जो है अगले वित्तीय वर्ष में हमारी विकास की संभावनाएं क्या हो सकती है उनके बारे में। अब यही जो है
छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की क्षेत्रीय स्थिति को बता रहा हूँ। क्षेत्रीय वृद्धि का मतलब ये है कि इंडिया की विकास दर जो है, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 6.4% 2024-25 में, जबकि इसकी तुलना में अगर देखें तो छत्तीसगढ़ का जो जीडीपी का ग्रोथ रेट जो है 7.5%। इसका मतलब जो राष्ट्रीय औसत है उससे हमारा छत्तीसगढ़ जो है बेहतर कर रहा है आर्थिक विकास में। एग्रीकल्चर भी अगर देखें तो नेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर औसत जो वृद्धि है कृषि क्षेत्र का वहां 3.76% है, जबकि छत्तीसगढ़ में कृषि क्षेत्र का जो वृद्धि दर है 5.38% है। वैसे ही अगर औद्योगिक क्षेत्र को भी देखें तो औद्योगिक क्षेत्र को अगर देखें तो राष्ट्रीय स्तर में औद्योगिक क्षेत्र की जो वृद्धि दर है वो 6.22% है, जबकि जो है छत्तीसगढ़ की जो औद्योगिक वृद्धि दर है वहां जो है 6.92% है। इस प्रकार से अगर देखें तो कृषि क्षेत्र में भी और औद्योगिक क्षेत्र, दोनों क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की जो अर्थव्यवस्था क्या है वो राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। जबकि सर्विस सेक्टर में अगर जाएंगे तो सर्विस सेक्टर में जो है राष्ट्रीय स्तर में जो है 7.2 की वृद्धि है, जबकि जो है छत्तीसगढ़ में जो है 8.5% की। मतलब यहां भी स्थिति सेम है कि छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन जो है सर्विस सेक्टर में क्या हुआ है, बेहतर हुआ। इसके साथ साथ जो है यहां भी अगर हम देखें तो क्षेत्रीय योगदान की जब बात करेंगे एसडीपी में या फिर जीडीपी में, तो राष्ट्रीय स्तर में भारत की जो जीडीपी है उसमें कृषि का योगदान जो है मात्र 14.16% है, जबकि छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में जो कृषि का योगदान है वह 16.80% है। वैसी जो है इंडस्ट्री में, उद्योग में जो है राष्ट्रीय स्तर में उद्योग का योगदान जो है जीडीपी में वहां जो है 30% है, 30.81% है, जबकि छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में जो उद्योगों का जो योगदान है वहां 47.90 है। वैसी अगर भारत की जो है जीडीपी में अगर देखें सर्विस सेक्टर का, सेवा क्षेत्र का, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो 55.03% है, जबकि छत्तीसगढ़ का अगर देखें सर्विस सेक्टर का जीएसडीपी में योगदान तो वहां जो है राष्ट्रीय औसत से कम है। राष्ट्रीय औसत से कम का मतलब राष्ट्रीय स्तर पर 55.03% है, जबकि छत्तीसगढ़ कितना है वहां 35.30% है। तो इस प्रकार से ये तो हुआ उनका जो है क्षेत्रीय योगदान। ठीक, उसके साथ ही जो है प्रति व्यक्ति आय का मतलब ये हुआ कि राष्ट्रीय स्तर में प्रति व्यक्ति आय भारत का औसत कितना है और वैसे छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय औसत कितना है। स्वाभाविक रूप से अगर इसे देखें तो छत्तीसगढ़ तो राष्ट्रीय स्तर में जो प्रति व्यक्ति आय है अभी, मतलब वर्ष 2024-25 की बात करें उनमें, तो हाँ 2,01,62 तक पहुंचा हुआ है, 8.6% की जो है बढ़ोतरी के साथ। जबकि जो है छत्तीसगढ़ की जो है प्रति व्यक्ति अगर आय देखेंगे तो वहां जो है 1,62,870 की है। हालांकि जो बढ़ोतरी है इस तरफ जो है नेशनल जो एवरेज जो ग्रोथ रेट है उसकी तुलना में छत्तीसगढ़ में 9.37%, ये अच्छा बढ़ोतरी कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, राष्ट्रीय औसत आय से हालांकि हमारी आय छत्तीसगढ़ की अभी क्या है, कम है। हमें और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है जिससे जो है प्रति व्यक्ति हमारी आय बढ़े। अब ये तो पिछले वर्ष के जो बजट प्रस्तुत किया गया था उसके बेसिस पर हमारा प्रगति हुआ। उसी प्रगति को ध्यान में रख करके जो है राज्य सरकार के द्वारा जो नया बजट पेश किया वर्ष 2025-26 का, वो पिछले वर्ष की प्रगति पर ही आधारित है और 2047 तक के लिए पहले जो मध्यम अवधि का जो लक्ष्य है 2030 तक का, उन लक्ष्यों को जो है प्राप्त करने के लिए जो 2024-25 के बजट में जो ज्ञान का जो केंद्र बिंदु रखा गया था, विकास का जो केंद्र बिंदु जो है, जो ज्ञान को रखा गया था, उस ज्ञान को गति देने के लिए यहां बजट 2025-26, इसीलिए जो है इस बजट 25-26 में छत्तीसगढ़ के वह ज्ञान के लिए गति थीम के तहत ये बजट प्रस्तुत किया गया है। ज्ञान में जो है पहला है गुड गवर्नेंस,
ज्ञान में जो है पहला जो जी डिनोट करता है गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस के मतलब यहां हुआ एक ऐसा गवर्नेंस जो गुड हो। गुड का मतलब ये है उस गवर्नेंस को संचालित करने वाले लोगों में उस सत्यनिष्ठा की भावना हो, उसके अंदर जो है व्यवसायिकता हो, उसके अंदर जो है सभी को लेकर के सम्मान की भावना हो, उसके अंदर जो है सहयोग की भावना हो, उसके अंदर जो है वंचितों की सेवा की भावना हो। ऐसी जो प्रशासन होता है, ऐसे जो मूल्य लिए होते हैं, उसी मूल्य उस प्रशासन को कहा जाता है गुड गवर्नेंस। तो एक्चुअल में जो है हमने जो है इस ज्ञान को गति देने के लिए जो मॉडल अपनाया हुआ है वो मॉडल कुछ और नहीं बल्कि वह है गुड गवर्नेंस का, सुशासन का, सुराज्य का। तो पहला जो मूल मंत्र है इस गति में वह जो है गुड गवर्नेंस। दूसरा जो मंत्र है, दूसरा जो है जिस पर काम करनी है वहां है क्या है एक्सलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। एक्सलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि हमें अधोसंरचनाएं हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनमें निवेश करके हमें और तेजी से विकास करने की आवश्यकता है। एक तरफ जो है हमारा गवर्नेंस और दूसरी तरफ जो है उसमें इंफ्रा। दूसरा क्या है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दूसरा हिस्सा है, दूसरा पहिया है। यहां भी कहा जा सकता है इस विकास को, इस ज्ञान के जो केंद्र बिंदु है विकास का, उनको गति देने के लिए पहला पहिया है या पहला स्तंभ है वह गुड गवर्नेंस का है, जबकि दूसरा क्या है एक्सलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। अवसंरचनाओं का हमें विकास करने तो स्वाभाविक है राज्य सरकार के द्वारा इस बजट में निश्चित रूप से जो है पूंजी निवेश पर बल दिया है। तीसरा जो है स्तंभ के रूप में वहां है टी फॉर टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब यह हुआ कि आर्थिक विकास में टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जो है हम इस ज्ञान को गति देनी है। आर्थिक विकास में छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के जो समृद्धि बनाने के लिए जो है टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, नवाचार का प्रयोग करके नए नए जो है अवसरों की तलाश करके उनको उपयोग करके राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उनको टेक्नोलॉजी बेस्ड अर्थव्यवस्था, जिससे ज्ञान के लिए जो आर्थिक समृद्धि है में गति आए। चौथा जो स्तंभ है वहां है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ का मतलब आई फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ का मतलब यह हुआ औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास का मतलब यह हुआ कि राज्य में जो उद्योगों का आधार तेजी से बढ़े और साथ में वहां जो है रोजगार सृजन के लिए काम करे। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये ज्ञान के लिए जो गति को जो थीम है इसमें वो चार ये मूल मंत्र है। यहां जो मूल मंत्र है वहां जो है इस गरीब के लिए है, इस युवा के लिए है, यहाँ के अन्नदाता किसान के लिए है, यहाँ की नारी अर्थात महिलाओं के विकास के लिए। तो इस प्रकार से जो है बजट 2025-26 में ज्ञान के लिए गति इस थीम पर बेस्ड यहां बजट है। इस ज्ञान में जैसे मैंने बताया वह ज्ञान का मतलब क्या है, जी फॉर गुड गवर्नेंस, ए फॉर एक्सीलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी फॉर टेक्नोलॉजी और आई फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जिसके बारे में मैंने कुछ बेसिक ऑलरेडी थोड़े पहले डिस्कस किया है। इसमें इस गुड गवर्नेंस में इस गुड गवर्नेंस में इस गुड गवर्नेंस में जो है राज्य में गुड गवर्नेंस की जो है बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले जो हमें काम करने की जो आवश्यकता जिन बातों पर है वह है शासन में सुधार। शासन में सुधार करके जो है हम इस प्रशासन को बेहतर करना चाहते हैं। तो स्वाभाविक है शासन में सुधार के लिए जो है कई अलग अलग प्रयास राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी से लेस किए जा रहे हैं, डिजिटलाइज किया जा रहा है, जिससे जो है काम करने में भी सुगमता होगा, जनता तक जो है सेवाएं डिलीवर करने में भी आसानी होगी। साथ में यहाँ जो सेवाएं हैं सरकार की जो प्रशासन है उसमें पारदर्शिता आएंगी, जो आप डेटा आएंगी। शासन में इस प्रकार के सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
राज्य सरकार के द्वारा ऐसे कई प्रयास किए जा रहे हैं जिससे शासन में सुधार हो। इनके साथ साथ जो है उस सुशासन का जो दूसरा जो मूल मंत्र है सुशासन प्राप्ति के लिए, शासन की जो है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, वह है बेहतर सेवा वितरण। बेहतर सेवा वितरण का मतलब ये हुआ कि राज्य शासन के द्वारा जो सेवाएं जो है सुपुर्द किया जाता है आम जनता को छत्तीसगढ़ के, वहां जो है बेहतर तरीके से उनको वितरित किया जाए। इनके साथ साथ जो है कुछ गुड गवर्नेंस में जो है नागरिक सहभागिता, नागरिक सहभागिता का मतलब ये हुआ कि प्रशासन में जो है, प्रशासन के बारे में जो है जानकारी, प्रशासन के हर एक गतिविधियों की जानकारी जो है वो नागरिकों को होनी चाहिए। कितना प्राप्ति के अधिकार, उनको कितना हम सहज बना सकते हैं, इस प्रकार से अगर देखें तो प्रशासन में जो है नागरिकों की सहभागिता ये अनिवार्य हिस्सा है गुड गवर्नेंस का। नागरिक केंद्रित, नागरिक केंद्रित का मतलब ये हुआ कि जो गवर्नेंस है ये छत्तीसगढ़ की राज्य के लोगों के लिए गवर्नेंस है। तो स्वाभाविक है इस गवर्नेंस का जो सेंटर पॉइंट है, जो केंद्र बिंदु है, वहां जो है नागरिकों के केंद्रित होकर के होने चाहिए। उनको सेवाएं जो है कैसे सहज सरल तरीके से दिया जा सकता है, कैसे प्रशासन जो है छत्तीसगढ़ के आम लोगों को जीवन को सहज सरल और सुखमय बना सकता है, इस गुड गवर्नेंस का लक्ष्य यही होता है। नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण इसी वजह से है। गुड गवर्नेंस के लिए जो है सबसे जो अनिवार्य तत्व होता है वहां होता है पारदर्शिता का, ट्रांसपेरेंसी का। इसीलिए राज्य सरकार के द्वारा जो है कई अलग अलग उपायों से, चाहे वहां जो है, चाहे वहां जो किसी डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया को लेकर के हो, चाहे वहां जो है किसी खरीद प्रक्रिया को लेकर के हो, चाहे वहां किसी योजना के जो है क्रियान्वयन की क्या स्थिति है, इन सबके लिए हो कई प्रकार के अलग अलग पोर्टल, कई प्रकार के अलग अलग मोबाइल ऐप, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कई प्रकार से राज्य सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। और वैसी जो है ऐसी जो है जवाबदेहिता तय करने के लिए, जवाबदेहिता तय करने के लिए, क्योंकि ये प्रशासन क्या हो, ऐसा हो जो हर एक निर्णय के लिए जवाबदेह हो, अकाउंटेबिलिटी तय किया जा रहा है। इस प्रकार से क्या हुआ, इस गति में जो पहला जो जी है वहां क्या है, गुड गवर्नेंस। दूसरा जो सेगमेंट है, दूसरा जो मूल मंत्र है वहां क्या है, एक्सलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का। एक्सलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अधोसंरचना है, उनके विकास को हमें बढ़ावा देना है। स्वाभाविक है यदि अवसंरचनाओं को जो है अगर बढ़ावा दिया जाता है तो स्वाभाविक रूप से जो है अर्थव्यवस्था की जो बुनियाद है वहां मजबूत होता है। अर्थव्यवस्था विकास, अर्थव्यवस्था की बुनियाद को मजबूत करने के लिए हमें अवसंरचनाओं में तेजी से निवेश करने की आवश्यकता होगी। तब जाकर के जो है इस निवेश से हम विकास को प्रोत्साहित दे सकते हैं, विकास को प्रोत्साहन कर सकते हैं। और स्वाभाविक रूप से यदि जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश होता है, यदि अवसंरचनाओं में अगर निवेश होता है तो वह निवेश से जो है रोजगार की संभावनाएं जो है बनती है, रोजगार के कई अवसर खुलते हैं। तो स्वाभाविक है छत्तीसगढ़ में रोजगार सृजन के लिए जो है हमें अपनी अवसंरचनाओं का विकास करना होगा। छत्तीसगढ़ में जो है, छत्तीसगढ़ में जो है आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अवसंरचनाओं में निवेश करने की आवश्यकता। तो ये बजट जो है इस प्रकार से जो है निवेश को, अब यह निवेश जो है, निवेश जो है केवल सरकार की तरफ से ही निवेश होगा ऐसा नहीं, क्योंकि इस राज्य में जो रखते हैं छत्तीसगढ़ की विकसित छत्तीसगढ़ अगर बनाना है तो स्वाभाविक रूप से केवल केवल सरकार की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ में विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की नहीं, बल्कि यहाँ जो है छत्तीसगढ़ के जो है प्रत्येक व्यक्ति का जो है एक बेसिक काम है। प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वहां छत्तीसगढ़ को, कि वहां छत्तीसगढ़ को एक विकसित छत्तीसगढ़ बनाए। इसके लिए जो है निवेश नीति, इसके लिए जो है हमें निवेश नीति में सुधार की आवश्यकता है। हमारे पास मिस छत्तीसगढ़ में जो है लोग निवेश करें, उद्योगों में निवेश करें, नई नई तकनीक में निवेश करें, सेवाओं के सृजन के लिए निवेश करें। तो इन्वेस्टमेंट को जो है आकर्षित करने के लिए, राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार के द्वारा इस प्रकार से प्रयास
इनके साथ साथ जो है कोई व्यक्ति या कोई कंपनी या कोई कॉरपोरेट जो है वो तभी निवेश करता है तब जब उनको जो है व्यापार करने में सुविधा हो, व्यापार करने में कोई समस्या ना हो। इसीलिए जो है राज्य सरकार के द्वारा जो है व्यवसाय करने में आसानी बनाने के लिए, व्यवसाय में सुगमता के लिए जो है पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जा रहा है और कई नए नए तरीके, सिंगल विंडो सिस्टम, आकांक्षा पोर्टल, ऐसे कई नए तरीके जो बार बार जो इन्वेस्टिगेशन का और कई अलग अलग कारणों से जो लेट लतीफा होता था व्यापार शुरू करने में, उनमें सबको आसान बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो है चौथा जो तीसरा जो है उस गति में तीसरा जो शब्द है वह क्या है, टी। टी फॉर टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब ये हुआ कि तकनीक एक ऐसा जो है, तकनीक एक ऐसा जो है एक पहल है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, ऐसा उपाय है जो जिसने जिसने जो है विकास को गति दिया है। इसीलिए जो है इसमें एक जो मूल आधार केंद्र बिंदु के रूप में, स्तंभ के रूप में जो है टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी जो है, किस लिए, अत्याधुनिक अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी जो लेटेस्ट जो है जो टेक्नोलॉजी है उनको उपयोग करके जो है हमें अपनी अर्थव्यवस्था को गति देना है। उद्योगों में नई प्रकार के उद्योगों में जो है टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जो है कई प्रकार की गतिविधियों का प्रयोग हमें करना है। इनके साथ साथ जो है प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करनी है। टेक्निकल डेवलपमेंट के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों में संचालित करने के लिए जो है उनको बहुत सुव्यवस्थित तरीके से काम करने की आवश्यकता है। सेवाओं में वितरण को बढ़ावा देना। टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जो है सेवाओं के वितरण को और बेहतर और बढ़ावा दिया जा सकता है। टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जो है डेटा एनालिसिस, फोरकास्टिंग, ऐसे कई जो है क्षेत्र हैं जिनका बेहतर उपयोग करके जो है उनके आर्थिक विकास के लिए गति दिया जा सकता है। वैसी जो है गति में आई फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास के लिए जो है राज्य सरकार के द्वारा जो है नई औद्योगिक नीति 2024-30 लागू किया गया है 1 नवंबर 2024 से। तो स्वाभाविक है वो जो नई जो औद्योगिक नीति है उनका जो केंद्र बिंदु है वह है छत्तीसगढ़ में रोजगार को बढ़ावा देना। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार से उद्योगों को पूंजी निवेश में, अनुदान के रूप में, कर छूट के रूप में, बिजली में छूट के रूप में, ऐसे कई प्रकार की अलग अलग तरीके से उनको क्या है सुविधाएं दिया जा रहा है, जिससे जो है ऐसे उद्योग, छत्तीसगढ़ में ऐसे उद्योगों की स्थापना हो जिससे जो है अवसर, रोजगार के अवसर जो है सृजित हो। तो इस प्रकार से जो है छत्तीसगढ़ की बजट 2025-26 में ज्ञान को गति देने के लिए, बजट में ज्ञान को गति देने के लिए, ज्ञान के लिए एक गति थीम आधारित हमारे यहाँ बजट रहा। अब इस बजट में जो है, इस बजट को अगर देखें कि इसमें हम कह रहे हैं कि इतने बड़े जो है हमें लक्ष्य है, तो स्वाभाविक रूप से जो है इस बड़े लक्ष्य के लिए स्वाभाविक रूप से हमें अपने बजट के आकार को बढ़ाना होगा। इसीलिए जो है राज्य सरकार के द्वारा बजट के आकार को जो है कई गुना बढ़ा करके, जिनको अगर प्रक्रिया कर देखे, छत्तीसगढ़ का अगर पुराने से अगर तुलना भी करे तो वर्ष 2001-2 में छत्तीसगढ़ की बजट का जो आकार हुआ करता था यहाँ जो है मात्र 5,705 करोड़ रुपए हुआ करता था वर्ष 2001-2 के बजट में। जबकि यही जो है बढ़ते बढ़ते 2010, 11, फिर 20 और 24, तो 5,000 से जो है 10 तक, मतलब 10 वर्षों में कहां तक पहुंचे हमने, 24,000 करोड़ तक। मतलब हमने 20 करोड़ लगभग नए जोड़ लिए अपनी जीएसडीपी में। उसके बाद फिर 10 से लेकर 20 तक के वर्षों में 24 से कितना, 95,000 करोड़ रुपए तक। उसके बाद 20 से लेकर के जो है 24-25 तक 1,48,440 करोड़ का यहाँ जो है बजट का आकार 24-25 का हुआ करता था। हालांकि जो है इसमें अलग अलग जो है अनुदान मांगों के माध्यम से जो है और भी जो है इसमें वृद्धि हुई है।
मगर वर्ष 2025-26 के इस बजट में, क्योंकि हमें विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को जो है प्राप्त करना है, विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को प्राप्त करना है, इसीलिए इसीलिए जो है इस आर्थिक समृद्धि को गति देने के लिए बजट का जो आकार जो रखा गया है बजट 2025-26 में, वहां जो है 1,65,000 करोड़ रुपए का राज्य सरकार के द्वारा इस वित्तीय वर्ष में कम से कम इतना 1,65,000 करोड़ रुपए वहां खर्च करने हैं। यहां हो गया बजट का आकार। बजट का आकार बढ़ने से जो है स्वाभाविक रूप से आर्थिक गतिविधियां बढ़ती है। आर्थिक गतिविधियां अगर बढ़ती है तो स्वाभाविक है उससे रोजगार के सृजन होते हैं, और रोजगार का अगर सृजन होगा तो जो आम व्यक्ति है, छत्तीसगढ़ का जो आम नागरिक है, जो गरीब युवा, महिलाएं, समाज के जो कमजोर तबके हैं, उनके आय में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से जो है सरकार के द्वारा जो है बजट का जो आकार कितना, 1,65,000 करोड़ का। यहां तो हो गया बजट का आकार। अब उसके बाद दूसरा समझते हैं थोड़ी सी में, वहां है इस बजट में आखिर में किस किस प्रकार के जो है प्रावधान है, बजट में जो है उनका क्या बेहतर अनुमान है, उनका विवरण किस प्रकार से है। अब इसमें जैसे मैंने बताया कि टोटल प्राप्ति तो हमने जो है एक टोटल जो है बजट का साइज हमने जो है 1,65,000 करोड़ का हमने बना रखा है। तो स्वाभाविक इस बजट में जो है प्राप्ति जो है, जैसे पहले भी डिस्कस कर रखा हूं, बजट में प्राप्ति जो है पूंजीगत प्राप्ति होता है और दूसरा क्या होता है, राजस्व प्राप्ति होता है। तो राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति कुल मिलाकर उन प्राप्ति को क्या बोलेंगे, कुल प्राप्तियां। कुल प्राप्तियां कुल मिलाकर क्या बोलेंगे उनको हम, कुल प्राप्तियां। इसका मतलब यह हुआ कि इस कुल प्राप्ति में, इस कुल प्राप्ति में जो है, इस कुल प्राप्ति में जो है, इस कुल प्राप्ति में जो है एक प्राप्ति जो है राजस्व प्राप्ति है और दूसरा प्राप्ति कौन सा है, पूंजीगत प्राप्ति। तो स्वाभाविक रूप से जो कुल प्राप्तियां जो है हमारे पास में जो है 2024-25 में 1,47,500 करोड़ था, जो अब बढ़कर कितना हो गया, 1,65,100 करोड़ का। इसका मतलब ये हुआ पिछले वर्ष के जो बजट थे 24-25 की तुलना में जो कुल प्राप्तियां हैं उनमें 12% की वृद्धि है। इसमें भी अगर देखेंगे जो कर राजस्व है, राज्य का जो राजस्व है, राज्य के स्वयं का जो राजस्व है, उसमें उसमें जो है वहां पहले 68,000 करोड़ रुपए, 68,400 करोड़ रुपए 24-25 के बजट में, जो बढ़कर कितना हो गया 76,000 करोड़ रुपए का। इसमें भी लगभग 11% की वृद्धि दिखाया है, 11% का जो वृद्धि अनुमानित है। केंद्र से जो प्राप्तियां हैं पिछले 2024-25 में, केंद्र से जो प्राप्तियां हैं वो 57,500 करोड़ रुपए का कुल मिलाकर के हुआ करता था। ये बढ़कर के जो है 65,000 24-25-26 में जो अनुमानित है कि राज्य सरकार को केंद्र से 65,000 करोड़ रुपए की प्राप्ति होनी है, जो पिछले वर्ष की तुलना में मीन्स 24-25 के बजट की तुलना में वहां 13% से अधिक है, 13% की वहां अधिक है। और रही बात पूंजीगत प्राप्ति की, पूंजीगत प्राप्ति का मतलब यह हुआ तो पिछले 24-25 में 21,600 करोड़ हुआ करता था, यहां भी बढ़कर के जो है 24,100 करोड़। इसका मतलब इसमें भी क्या है, 12% की वृद्धि है। इसका मतलब यह हुआ कि बजट का जो साइज बढ़ा हुआ है, बेसिकली अगर देखे जाए तो सभी चीजों में राज्य सरकार भी अपनी आय बढ़ा रहा है, साथ में केंद्र सरकार से प्राप्ति बढ़ी हुई है। पूंजीगत प्राप्ति बेसिकली अगर देखें तो एक प्रकार से क्या होता है, वो कर्ज होता है, थोड़ा सा हमारा कर्ज बढ़ेगा, फिस्कल डिफिसिट हो सकता है थोड़ा सा उसमें बढ़ोतरी हो, राजकोषीय घाटा हमारा हो सकता है थोड़ा सा बढ़ोतरी हो। तो इस प्रकार से क्या है, ये तो प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य में बताया है मैंने। अब उसके बाद वैसी अगर बात करेंगे व्यय का, टोटल जो एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर जो है जितना प्राप्ति हो उतना ही एक्सपेंडिचर करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पहले 2024-25 में 1,47,446 प्राप्त हुए थे, वर्ष खर्च किए, तो वैसे इस बार जो अनुमानित प्राप्ति है कितना है, 1,65,100 करोड़ रुपए। तो वैसे उसी को खर्च करके में क्या है, तो खर्च में कितना बढ़ोतरी, 12% की। मतलब प्राप्ति में, बजट में कुल प्राप्ति और बजट में कुल व्यय में जो बढ़ोतरी हुई इस बार, अनुमान जो है पिछले वर्ष की तुलना में जो अनुमानित है वह कितना है, 12% का।
अब इसमें राजस्व व्यय का मतलब पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि इसमें किसी प्रकार से कोई पूंजी का निर्माण नहीं होता है। सैलरी, पेंशन, ब्याज, सब्सिडी, अनुदान देने के लिए जो है राजस्व व्यय का प्रयोग किया जाता है। यहाँ जो है वृद्धि कितनी है, 11% का है। 11% की बढ़ोतरी हुई है पिछले वर्ष की तुलना में। पूंजीगत व्यय जो है ये बेहद महत्वपूर्ण है। पूंजीगत व्यय जो है वहां जो है 22 पिछले वर्ष 2024-25 में जो है 22,300 करोड़ हुआ करता था। 22,300 करोड़ हुआ करता था, जो कुल बजट का लगभग 14% के आसपास हुआ करता था। जबकि जो है वर्ष 2025-26 में, क्योंकि हमें उस ज्ञान को गति देनी है, उसके लिए अधिक मात्रा में पूंजी निवेश करने की आवश्यकता है। इसीलिए जो है राज्य सरकार के द्वारा जो है 18% की बढ़ोतरी करते हुए 18% की बढ़ोतरी करते हुए पूंजीगत व्यय को 22,300 करोड़ रुपए से 26,341 करोड़ रुपए रखा गया है। इसका मतलब ये हुआ, ये राज्य सरकार की मंशा को रिप्रेजेंट करता है कि वह राज्य में अवसंरचनाओं के विकास के लिए वहां निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रकार से यहां क्या हुआ, तो इस प्रकार से क्या है, पूंजीगत निवेश में 18% की जो है वृद्धि। अब स्वाभाविक है सब में इस प्रकार से क्या है, बढ़ोतरी हो रही है। तो स्वाभाविक रूप से क्या होगा, ऐसे अगर देखें तो राजस्व जो घाटा या फिर राजस्व आधिक्य, उस कंडीशंस में अगर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में जो है ज्यादातर समय जो है राजस्व घाटा नहीं हुआ है। राजस्व घाटा का मतलब यहां हुआ कि राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति। ऐसे अगर सोचेंगे तो यदि घाटा हुआ, नेगेटिव में अगर मान लो है, हम जितना राजस्व प्राप्त हुआ था उससे अपनी व्यय को अगर पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो घाटा होगा स्वाभाविक रूप से। मगर यदि जितनी राजस्व प्राप्त हुआ है उससे हम अपनी व्यय को पूरा कर भी लेते हैं और साथ में कुछ बच जाता है, तो हम क्या हो गए, राजस्व अधिक की स्थिति में। तो राज्य जो है लंबे समय से जो है राजस्व अधिक की स्थिति में रहा है, कुछ अपवाद स्वरूप वर्षों को छोड़ करके। मगर राज्य का जो राजकोषीय घाटा है, राजकोषीय घाटा का मतलब ये हुआ टोटल व्यय जितना हुआ, टोटल जो एक्सपेंडिचर है हमारा, जैसे कि कितना 1,65,000 करोड़ रुपए, 1,65,000 करोड़ रुपए। तो जितना व्यय हुआ है उस व्यय में प्राप्ति, मगर उन प्राप्तियों में जो कर्ज जो लिए हैं हमने, उन प्राप्तियों को छोड़ने से जो घाटा होगा, वहां घाटा क्या कहलाता है, राजकोषीय घाटा। पिछले वर्ष जो राजकोषीय घाटा जो है मूल्य में, रुपये में जो है 19,696 करोड़ था, जबकि इस बार जो अनुमानित है वहां जो है 22,900 करोड़ रुपए का, ये वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं ये। ठीक, इसको तो ये तो हो गया एक ओवरऑल बेसिस पर बजट किस प्रकार का हमारा है, उसको एक नजर में देख लिए। अब उसके बाद आगे इसमें जो प्राप्तियां होती है, प्राप्ति के संदर्भ में बहुत डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि उस तरफ में ऑलरेडी बताया हुआ मैंने। प्राप्तियों में अगर देखेंगे तो यही जो है, जैसे टूल प्राप्तियां हैं, तो कुल प्राप्तियों में क्या होता है, एक राजस्व प्राप्ति होती है और एक पूंजीगत प्राप्ति होती है। ये एक्चुअल में मेंस पीएससी के जो मेंस के जो सिलेबस है उसमें सीधे तौर पर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। सीधे तौर पर ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो प्राप्तियां, सरकार की प्राप्तियों का मतलब कौन सा, एक राजस्व प्राप्ति और एक जो है राजस्व प्राप्ति। अब राजस्व प्राप्ति और उसके बाद फिर क्या है दूसरा, पूंजीगत प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति में जो है, राजस्व प्राप्ति में जो है एक होता है कर राजस्व, तो राज्य का कर राजस्व, राज्य का राजस्व, और राज्य के राजस्व का मतलब ये हुआ इसमें कर राजस्व होता है और एक क्या होता है, कर गैर राजस्व। इसके साथ साथ जो केंद्र से प्राप्ति का मतलब ये हुआ कि केंद्रीय कर में राज्यों का हिस्सा कितना, उससे प्राप्त होते हैं, और साथ में क्या होता है, सहायक अनुदान। इसका मतलब ये हुआ कि राजस्व प्राप्ति में जो है राज्य का राजस्व में स्वयं के कर राजस्व होते हैं और क्या है, कर भिन्न राजस्व। दूसरा क्या होता है, केंद्र से प्राप्ति है, तो केंद्र से करों में हिस्सा राज्य का और साथ में उनको जो सहायक अनुदान मिलते हैं उनकी। उसके बाद पूंजीगत प्राप्ति का मतलब ये हुआ शुद्ध लोक ऋण, शुद्ध रूप से राज्य सरकार के द्वारा जो है पब्लिक से, सरकार से, आरबीआई से जो कर्ज लेता है, वहां क्या कहता है, शुद्ध पब्लिक ऋण कहलाता है। उधार एवं अग्रिम की वसूली,
राज्य सरकार ने किसी संस्था को यदि कोई ऋण दिया हुआ है तो ऋण को वापस करता है, उनकी अदायगी करता है, तो धन हमें प्राप्त होता है, तो वो प्राप्ति भी क्या होता है, पूंजीगत प्राप्ति भी होता है। इसके अलावा जो लोक लेखे अर्थात पब्लिक अकाउंट, पहले शुरुआती दौर में मैंने बताया था कि राज्य सरकार के पास में जो है तीन तीन खाते होते हैं, तीन अकाउंट होता है। एक संचित निधि होता है, एक एक जो है आकस्मिकता निधि होता है, और एक जो है उसमें लोक लेखे अर्थात पब्लिक अकाउंट होता है। पब्लिक अकाउंट में भी पैसे प्राप्त होते हैं सरकार को, अलग अलग जो अलग अलग सेविंग योजनाओं के माध्यम से, मगर वहां जो है सरकार का पैसा वास्तविक में नहीं होता, मगर कुछ समय तक के लिए प्रबंधित करता रहता है, उसका उपयोग भी करता है, इसीलिए वहां भी एक प्रकार से सरकार की प्राप्ति होती है। हालांकि इनको जो है बाद में वापस मांगे जाने पर करने होते हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि प्राप्ति में जो है एक राजस्व प्राप्ति होता है, एक क्या होता है, राजस्व प्राप्ति होता है, जबकि जो है दूसरी प्राप्ति क्या हुआ, पूंजीगत प्राप्ति। तो सभाई की यही जो है बताया मैंने, कितना कुल मिलाकर के 1,65,000 करोड़ रुपए की प्राप्ति, जो पिछले वर्ष की तुलना में वहां जो है 12% की अधिक है, वहां जो है 12% की अधिक है। अब यहां तो हो गया प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य में गए, इसको दूसरे दृष्टिकोण से अगर देखें तो इस प्रकार के भी है। ये जो प्राप्ति है, इस प्राप्ति में अगर देखेंगे 1,65,000 करोड़ रुपए जो प्राप्त हो रहा है राज्य सरकार को, उनमें 40% जो प्राप्ति है वो स्वयं राज्य का है। 40% जो प्राप्ति है वो पैसा जो है स्वयं राज्य ने जो है डेवलप किया है, राज्य ने वसूली किया है, चाहे कर राजस्व हो चाहे गैर कर राजस्व हो, ठीक है। जबकि जो है 39% जो है ये जो प्राप्ति हुई है, ये भारत सरकार के द्वारा किसी न किसी रूप में उनको स्थानांतरित किया हुआ है। टोटल तो 100% प्राप्त हुआ 1,65,000 करोड़ रुपए का। अब उस 1,65,000 करोड़ रुपए में से जो है टोटल 1,65,000 करोड़ रुपए में से जो 40% है टोटल का, वहां जो है राज्य सरकार का अपना खुद का राजस्व प्राप्ति से है, जबकि 39% जो है भारत सरकार से हस्तांतरित किया गया है, जबकि जो है 15% वहां जो है कैपिटल रिसिप्ट है, पूंजीगत प्राप्ति है। पूंजीगत प्राप्ति का मतलब या तो वहां हमने कर्ज लिए हैं, या फिर हमने जो है पुराने किसी ने, हमने जिनको लोन दिया था, कर्ज दिया था, उसने हमें वापस किया। तो इस प्रकार से अगर देखें तो कुल जो प्राप्ति होता है उनमें राज्य सरकार का 46%, भारत सरकार से प्राप्ति सभी प्राप्तियों को मिलाकर के 39%, और जो पूंजीगत प्राप्ति वहां कितना है 15% का। इस प्रकार से क्या हुआ कि यहां जो है कुल प्राप्ति में जो है कुल प्राप्ति के बाद अगर आप देखें तो पैसे कहां कहां से आते हैं। अभी जैसे बताया मैंने, पैसे कहां कहां से आते हैं, तो पैसे जो है एक जो आता है जो राज्य सरकार के द्वारा स्वयं जो राजस्व संग्रह करता है। राज्य सरकार के द्वारा जो है कई अलग अलग प्रकार के टैक्स लगाते हैं, चाहे वह वेट का हो, चाहे वह इंटरटेनमेंट टैक्स का हो, चाहे वह प्रवेश शुल्क का हो, इस प्रकार से कई अलग अलग। तो एक्चुअल में जो है कई टैक्स राज्य सरकार के द्वारा जो लगाए जाते हैं उससे उनको राजस्व प्राप्त होता है। कई टैक्स नहीं होते हैं, मगर वो सरकार को जो है एक राजस्व रूप मिलता है, गैर राजस्व रूप मिलता है। सरकार के प्राप्ति का मतलब ये हुआ कि वहां चाहे कर राजस्व हो, चाहे वहां गैर कर राजस्व हो, टैक्स रेवेन्यू हो चाहे नॉन टैक्स रेवेन्यू हो, जिसको बताया मैंने कि वहां कुल प्राप्ति का जो है 40% है। जबकि जो है भारत सरकार से जो प्राप्त होता है राज्य सरकार को, भारत सरकार से जो प्राप्त होता है राज्य सरकार को, वहां जो प्राप्त होता है कुल मिलाकर के अभी इस पे अनुमानित है 39%। 39% प्राप्त होने का मतलब यह हुआ कि भारत सरकार जो है हमें जो पैसा देता है, एक तो होता है केंद्रीय करों में हमारे हिस्से के रूप में, दूसरा जो होता है वहां होता है ग्रांट। केंद्रीय करों में हमारे हिस्से का मतलब यह है कि वित्त आयोग ने 15वें वित्त आयोग ने जो रिकमेंडेशन दिए उनके बेसिस पर,
साथ में इनके अलावा जो है इनके अलावा जो है भारत सरकार के द्वारा जो है राज्यों के जो है विकासात्मक गतिविधियों को और उनको बढ़ावा देने के लिए उनको ग्रांट दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। ये हुआ दूसरी पार्टी 46%, और इस तरफ कितना है 39%। इनके शासन जैसे बताया 15% हमारे लिए क्या है, वो पूंजीगत प्राप्ति है। पूंजीगत प्राप्ति में जो क्या क्या 3 एलिमेंट। तो पहला एक, जो कुल हमने शुद्ध ऋण लिए वहां भी पूंजीगत प्राप्ति। इसके अलावा लोन किसी ने जो वापस लिए पहले लिए थे हमसे, उसने वापस किया। इनके अलावा जो है नेट जो लोक अकाउंट है, पब्लिक अकाउंट में जो प्राप्ति हुआ वहां भी। तो इस प्रकार से पूंजीगत प्राप्ति में फाइनली क्या क्या हुआ, एक शुद्ध लोक ऋण हुआ, दूसरा जो हमें लोन दिए थे, ऋण दिए थे, वो उनकी वसूली हुई है, और तीसरा लोक खाते में पैसा जो आया सरकार के पास में उनका उपयोग। इस प्रकार से इतनी प्राप्ति क्या कहलाता है, पूंजीगत प्राप्ति। अब इसी को जो है अलग अलग संदर्भ में यहाँ पर दे रखे हैं। अब इसके बाद आगे जो देखते हैं वहां है रुपये का जाना। रुपये के जाने का मतलब ये है कि पैसे जो है कहां कहां पर सरकार किन किन मुद्दों पर खर्च कर रहा है। तो सरकार जो है बेसिकली अगर देखें तो मुख्य रूप से 4 चीजों के लिए खर्च करता है। 4 मुख्य चीजों के लिए खर्च करता है, और 4 मुख्य चीज जो है बहुत बड़ी मात्रा में खर्चा होता है। जैसे प्रतिबद्ध व्यय। प्रतिबद्ध व्यय का मतलब ये हुआ कि राज्य सरकार को जो है इस पूरे प्रशासन को संचालित करने के लिए वेतन भत्ते मजदूरी ये सब देने के लिए बड़ी मात्रा में अपनी बजट का हिस्सा खर्च करना पड़ता है। और वहां जो है तकरीबन स्कूल बजट का जो है 34%, वहां जो है 34% जो है एक प्रतिबद्ध व्यय के रूप में, ये उनको करना होता है। ये इनके साथ साथ जो है सहायता और सब्सिडी 40%। सहायता और सब्सिडी 40% का मतलब क्या हुआ कि ये बेसिकली देखा जाए तो क्या है, ये एक अनुदान के रूप में है। राज्य सरकार के द्वारा राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, लोगों के विकास के लिए जो है वहां समाज के जो कमजोर वर्ग के जो लोग हैं इनके विकास को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार से सहायता और सब्सिडी अनुदान दिया जाता है। टोटल जो है बजट की साइज के तरफ देखें तो वहां क्या है, 40% जो है हिस्सा जो है सहायता सब्सिडी में, किसी में चाहे खाद्य के लिए हो, चाहे फ्यूल के लिए हो, चाहे फर्टिलाइजर के लिए हो, चाहे खाद्यान्न के लिए हो, कई प्रकार की जो है अनुदान की मांगों से है। इस प्रकार से क्या हुआ कि लगभग 40% जो है किसके लिए हुआ, तो वहां जो है सहायता अनुदान के रूप में। जबकि पूंजीगत व्यय जो है, जैसे मैंने बताया कि राज्य सरकार ने पूंजीगत व्यय को बढ़ा करके, जो पहले 22,000 लगभग करोड़ रुपए हुआ करता था, उनको बढ़ा करके अब 26,000 करोड़ पहुंचा दिया 18% की वृद्धि के साथ। जिससे जो है राज्य के जो बजट का जो आकार है 165 लाख करोड़ का, इसका जो है 16% हिस्सा वहां क्या है, अब पूंजीगत व्यय है। इनका जो है 16% हिस्सा क्या है, पूंजीगत व्यय है। और 16% हिस्सा कर मान लीजिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसका मतलब ये हुआ कि 84 जो परसेंटेज है वो क्या है, राजस्व व्यय है। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत बड़ी मात्रा हम किस पर खर्च करते हैं, राजस्व व्यय के रूप में खर्च करते हैं। जैसे कि पूंजीगत व्यय जो है इस बार जो है हम 22% बढ़ाकर, इस बार हम 18% बढ़ा करके जो है कुल मिलाकर कर देखें टोटल खर्च में से, टोटल व्यय में से, तो वहां इस वर्ष कितना है, 16% हुआ। तो पिछले वर्ष अगर देखे तो लगभग 14% के आसपास हुआ करता था। तो इस प्रकार से अगर कहा जाए तो राज्य सरकार के द्वारा इस बजट में यदि पूंजीगत व्यय को बढ़ाया है तो स्वाभाविक रूप से जो है अवसंरचनाओं में निवेश बढ़ेगा। और यदि अवसंरचनाओं में अगर निवेश बढ़ता है, चाहे वो बस्तर क्षेत्र के लिए हो, चाहे सरगुजा क्षेत्र के लिए हो, चाहे सड़कों के निर्माण के लिए हो, चाहे वहां जो है पुलों के निर्माण के लिए हो, चाहे बिजली के लिए हो, चाहे वहां पानी पहुंचाने के लिए हो, उनमें अवसंरचनाओं के विकास के लिए यदि निवेश बढ़ता है तो स्वाभाविक है रोजगार सृजन के साथ साथ वहां जो है खेती बाड़ी को, उद्योगों को, सेवाओं की डिलीवरी को वहां एक आधार देता है।
तो स्वाभाविक रूप से जो है इस राज्य में जो लोग रहते हैं, चाहे वहां गरीब हो, चाहे वहां युवा हो, चाहे वहां अन्नदाता किसान हो, चाहे वहां नारी हो, उनकी समृद्धि को, उनके विकास को और गति देना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में, टेक्नोलॉजी में बड़ी मात्रा में निवेश की आवश्यकता होगी। इसीलिए जो है राज्य सरकार के द्वारा जो है 16% टोटल एक्सपेंडिचर का 16% जो एक्सपेंडिचर किसका है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और बाकी जो है 10% करीब अन्य ये खर्च है। तो इस प्रकार से पैसा जो प्राप्त होता है वो भी डिस्कस किया मैंने, पैसा कहां कहां से आते हैं और पैसा कहां कहां पर जाते हैं, वो इस प्रकार से। अब इसके बाद जो है इसमें बहुत सारी बातें और भी है, जैसे कि बजट में, इसमें बजट में अलग 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 विभाग के में इसमें कितनी वृद्धि की गई है। तो ये एक्चुअल में जो है बजट में अलग प्रकार से वृद्धि की गई है। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो जो है किसी विभाग के बजट में अगर वृद्धि होता है, इसका मतलब ये तो कम से कम है उसका, उससे ये स्पष्ट होता है, उससे कम से कम ये स्पष्ट होता है कि सरकार की जो प्राथमिकता जो है उस विभाग में जो है ज्यादा खर्च करने की है। ये उसकी मंशा को, उनकी मंशा को वहां प्रकाशित करता है ये। तो वैसे अगर देखें तो इस बजट में टोटल तो जानते हैं कि टोटल मिलाकर के जो है हमें 1,65,000 रुपए खर्च करना है। तो स्वाभाविक है ये अलग अलग विभागों के द्वारा खर्च किया जाएगा। अब अलग अलग विभागों के द्वारा खर्च किया जाएगा तो उनमें से एक जो प्रमुख विभाग वहां क्या है, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग जो है उसके खर्चों में, मतलब उनके जो बजट में, उस विभाग को जो बजट दिया गया इस बार, पिछले वर्ष जो उनको जो है 24-25 के बजट में 649 करोड़ बस दिया गया था, जबकि इस बार 119% की बढ़ोतरी करके यही विभाग है जो छत्तीसगढ़ में औद्योगिक नीति को लागू करता है। स्वाभाविक रूप से जो है छत्तीसगढ़ में औद्योगिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए, औद्योगिकरण के विकास के लिए राज्य में जो है इस प्रकार से निवेश की मात्रा, इस प्रकार से उनके विभाग के लिए जो है धन की जो उपलब्धता है, वह बढ़ोतरी जो है इंडिकेट करता है कि राज्य में सरकार की मंशा है कि औद्योगिक विकास की गतिविधियों को तेजी दे। वैसे जो है दूसरा जो महत्वपूर्ण विभाग जिनके बजट में जो है 100% की वृद्धि हुई है, वहां है खेल एवं युवा कल्याण विभाग। युवाओं जो है छत्तीसगढ़ में जो है औसत आयु जो है छत्तीसगढ़ के लोगों की वहां कितना, मात्र 24 वर्ष तक है। छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी जनसंख्या का जो हिस्सा है अभी वहां बिल्कुल क्या है, युवा है। तो स्वाभाविक है इस जनसांख्यिकी जो स्ट्रक्चर है हमारा, उनका हमें लाभ मिलना चाहिए। जनसांख्यिकी लाभांश को मिलने के लिए, प्राप्त करने के लिए सरकार जो है अपने युवाओं पर निवेश करना चाहता है। इसीलिए जो है खेल और युवा कल्याण विभाग में पहले केवल 84 करोड़ बजट हुआ करता था, इनको बढ़ा करके 100% बढ़ा करके 168 करोड़ रुपए। वैसी जो है देखे तो बाकी सब में, लगभग सभी में जो है बढ़ोतरी हुई है। इसी क्रम में जो है चाहे शिक्षा हो, सभी क्रम में इस प्रकार से। तो वास्तविक में अगर देखा जाए क्योंकि बढ़ोतरी सभी क्रम में हुई है, मगर सर्वाधिक बढ़ोतरी किसमें हुई है, वाणिज्य और उद्योग विभाग के बजट में। अब उसके बाद फिर आगे देखें इनमें, तो आगे इसमें देखें तो प्रत्येक विभागों को आवंटन, आवंटन मतलब कितना 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 अमाउंट उनको आवंटित किए गए, किस विभाग को कितना प्राप्त हुआ, पैसे की मात्रा में बात कर रहा हूं। तो टोटल 1,65,000 करोड़ रुपए का बजट है हमारा साइज में। अब उसी में से अलग अलग विभागों को पैसा देंगे खर्च करने के लिए। तो सर्वाधिक मात्रा में जो प्राप्त हुआ पैसा, इसके पहले मैंने जो डिस्कस किया है ये वृद्धि को इंडिकेट कर रहा है। सर्वाधिक वृद्धि किस विभाग को दिया है, वृद्धि किसकी हुई है, तो वाणिज्य उद्योग विभाग की हुई है। जबकि सर्वाधिक मात्रा में जो पैसा प्राप्त हुआ है, सर्वाधिक जो धन प्राप्त हुआ है इस बजट में, वहां प्राप्त हुआ है स्कूल शिक्षा विभाग को। क्योंकि अगर विकास करना है तो स्वाभाविक सबसे पहले जो है हमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वहां क्या है, शिक्षा देने की आवश्यकता है। इसीलिए जो है विकसित छत्तीसगढ़ के जो लक्ष्य में, जो वर्तमान लगभग 74% है साक्षरता दर इस राज्य की, उसको जो है बढ़ा करके जो है 2047 तक 99.99% करने का लक्ष्य रखा हुआ है। इसीलिए जब 99.99% तक पहुंचाने की लक्ष्य अगर है तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, पैसा चाहिए होगा। इसीलिए जो है राज्य सरकार के जो स्कूल शिक्षा विभाग है, उस विभाग को जो है सबसे अधिक अलॉटमेंट किया गया है 22,356 करोड़ रुपए।
वैसी जो है पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, क्योंकि पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग एक ऐसा विभाग है जो सीधे तौर पे जो है, जो सीधे तौर पे अगर देखे तो लगभग जो पूरी जो गांव है वहां पर क्या है, उसकी पहुंच है, उसकी पहुंच है। उनकी योजनाएं, ग्रामीण विकास की योजनाएं जो होती है, चाहे पंचायत की विकास की योजनाएं होती है, उनका सीधा संबंध जो है आम लोगों के जीवन से जुड़ा होता है। इसीलिए और विकसित छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के जो है छत्तीसगढ़ के लोगों को विकास के लिए लक्ष्य जो बनाए हैं, उसमें छत्तीसगढ़ के लोगों के जीवन को जो है सहज बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए जो है उनको सुविधाएं मुहैया कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए इसीलिए जो है राज्य सरकार के द्वारा इस बजट में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग को जो है 18,461 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए हैं। ये दूसरे नंबर के क्रम में है। इसका मतलब ये है कि सरकार की जो प्राथमिकता जो है वो वहां इंडिकेट होती है इससे। ऐसी इसी प्रकार से और भी जो है सभी विभागों को तीसरा महत्वपूर्ण जो खर्च जिस विभाग के अंदर किया गया है वहां क्या है, कृषि विभाग। स्वाभाविक है, पंचायत ग्रामीण और कृषि बेसिकली कौन है, खेती बाड़ी करने वाले लोगों का विकास। तो इसीलिए सबसे अधिक मात्रा में खर्च जो है किस विभाग के द्वारा, तो शिक्षा और स्कूल विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा। दूसरा अधिक खर्च सर्वाधिक किसके, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा। तीसरा जो है सर्वाधिक कौन है, कृषि विभाग के द्वारा। तो ये तो हुआ एक्चुअल में अलग अलग विभागों को जो है जो किया गया आवंटन है बजट का। अब इसके बाद वहां होता है मुख्य विभागों में बजट का हिस्सा, अलग अलग विभाग। उसी की बात बताया मैंने, कितनी बढ़ोतरी है उसकी बात है, ये उसका हिस्सा कितना कितना है उनकी बात। उस अमाउंट हो गया, इधर परसेंटेज में दे रखा है इसी को वो। तो टोटल एक्सपेंडिचर में जो है ये अलग अलग प्रतिशत है। सबसे अधिक हिस्सा किसका बताया मैंने, जैसे कि 12% किसका है, शिक्षा का है, स्कूल शिक्षा विभाग का। पंचायत का स्वाभाविक कितना 10% है, कृषि की इतना है 8% है, और बाकी इस प्रकार से अन्य का भी। और सबसे कम अगर देखें तो वन और जलवायु परिवर्तन जो है, पर्यावरण जो है हमारा सबसे पीछे है, वहां विभाग 2% अमाउंट प्राप्त हुआ है उनको कुल बजट का। अब इसके बाद बाकी जो आती है, जो ज्ञान के लिए जो गति किस प्रकार से देनी है, तो ज्ञान के लिए गति, उस गति में जो है एग्जैक्टली है क्या, उस गति में जो है एग्जैक्टली है क्या। तो गति मतलब जी मतलब गुड गवर्नेंस, सुशासन, ए फॉर एक्सलेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी फॉर टेक्नोलॉजी, और आई फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। यहां जो है और इनके साथ साथ जो है अलग अलग क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से जो है काम इस बजट में किए गए हैं विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के बारे में जो है किस प्रकार से काम प्रावधान किए गए हैं इस बजट में विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए। वैसे जो है महिला और बाल विकास के लिए जो है इस बजट में किस प्रकार से प्रावधान किए गए हैं विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए। वैसे जो है जनजातियों के विकास के लिए इस बजट में किस प्रकार से प्रावधान किए गए हैं। और वैसी जो है ऊर्जा विभाग के द्वारा जो है राज्य में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, जिससे विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण हो के लिए जो है किस प्रकार प्रावधान किए हैं। और इस बजट में जो है कौन कौन सी प्रमुख ऐसी योजनाएं हैं जिनको ज्यादा महत्व दिया गया है, ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जो उसमें इस बजट में जो है बिल्कुल नवीन पहल के रूप में है, नया प्रारंभ किया गया है। इसके बारे में हम डिस्कस जो करेंगे नेक्स्ट सेशन। ऐसी जो है विशेष रूप से मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख करके जो है इस लेक्चर को डिजाइन किया जा रहा है। आशा करता हूं कि यहां जो है इस बजट को समझने में आपकी वहां सहायक होंगे। थैंक यू।